एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। आप सभी को पता है कि सैटरडे को हम अपना थ्योरी वाला सेशन करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हालांकि ये जो सेशन है या जो सीडीपी चैप्टर वाइज जो एक प्लेलिस्ट है वो अभी ही स्टार्ट हुई है कुछ दिनों पहले से, तो इसमें अभी कम वीडियो, स्वाभाविक सी बात है कि कम वीडियोस ही है अभी इसमें। लेकिन हर सैटरडे को जो हम थ्योरी वाले सेशंस कर रहे हैं तो आपको और भी सेशंस इसमें देखने को मिलते रहेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा। पियाजे को क्या कहा जाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि पियाजे ने किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब इन्होंने ये कहा कि एज बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का जो मैच्योरेशन पावर है या जो मैच्योरिटी है या जो परिपक्वता है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये बात किसने कही? पियाजे के द्वारा कही गई। उसके बाद एक चीज और है, इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं कर सकते हैं अपने ज्ञान का निर्माण। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण। ठीक है। इसके बाद इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिस वजह से इनको क्या कहा जाता है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ये आपको एज इट इज टर्म लर्न करना है इंग्लिश में ही। इसको अगर आप लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक, और जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी। यहां तक बात क्लियर हो गई। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? स्मॉल साइंटिस्ट होते हैं। ये किसने कहा? पियाजे ने कहा। उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, ये जो टर्म है, इंटरेक्शन करेगा बच्चा और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। लीस्ट इंपॉर्टेंस दी है सोशल एक्सपीरियंस को। लीस्ट इंपॉर्टेंस दी है सोशल एक्सपीरियंस को। नकारा नहीं है पूरी तरीके से। इन्होंने कहा है भाई फिजिकल वर्ल्ड में रहकर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण या बच्चे अपने ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, स्वयं सृजन करते हैं। स्मॉल साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब खुद से चीजें खोजबीन करते हैं। और जन्म के बाद जो रिफ्लेक्स बिहेवियर होते हैं, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होते हैं, वो बच्चे के ज्ञान के निर्माण में मदद करते हैं। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, तो ये सब आपको टर्म्स पता होना चाहिए। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। लैंग्वेज को इन्होंने पूरी तरीके से निकाल दिया, जो हम वाइगोत्स्की में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सोशल इंपॉर्टेंस को, लीस्ट सोशल एक्सपीरियंस को लीस्ट इंपॉर्टेंस दी है, एकदम से नकारा नहीं है। ठीक, उसके बाद कुछ टर्म्स की अब बात आएगी। हम यहाँ पर टर्म्स के बारे में बात करेंगे। स्टेजेस के बारे में हम बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि स्टेजेस पर बहुत ज्यादा वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी और फिर वो इतना पढ़ने में ठीक भी नहीं लगता। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा बच्चे को, और फिर इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस हो जाएंगी चीजें। अब यहाँ पर इन दोनों का जो बीच जो सामंजस्य बिठाएगा, दैट इज इक्विलिब्रेशन। अब थोड़ा सा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो 4 पैर वाले को डॉगी बोल रहा है, ठीक है। फिर उसने दूसरा एनिमल देखा जो एक और 4 पैर वाला एनिमल है, तो उसको भी उसने क्या कह दिया?
डॉगी कह दिया। फिर उसकी माँ ने उसको बताया कि वो डॉगी नहीं काऊ है, तो उसने करेक्शन करा और फिर उसने उस चार पैर वाले को, मतलब वो डॉगी को डॉगी समझ रहा है और काऊ को काऊ समझ रहा है। ये डायग्राम आपने देख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ कि कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर बैलेंस बन गया। तो ये काम किसने करा? इक्विलिब्रेशन ने किया। तो इक्विलिब्रेशन में दो पार्ट आते हैं। पहला आता है एडेप्टेशन, अनुकूलन, और एक आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एडेप्टेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडेप्टेशन के भी दो प्रकार होते हैं। कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा सा अगर इसको आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं तो इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में एज इट इज टर्म दे देते हैं और हिंदी में क्या होता है इस एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग होते हैं, तो हमको खुद से कंफ्यूजन होने लगता है। एसिमिलेशन में क्या होगा कि कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा। ठीक है, देखो मैंने उस डायग्राम में बताया था ना कि जो चार पैर का एनिमल है उसको डॉगी कहा, फिर उसने दूसरा एनिमल देखा तो वो थी काऊ, लेकिन उसने उसको क्या मान लिया? डॉगी। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उसके मन में कि अभी तो इसको डॉगी बताया था उसकी माँ ने, और अब ये दूसरे एनिमल को काऊ कैसे बता रही है। तो इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस होने के बाद इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बनेगा। इक्विलिब्रेशन की दो स्टेप है, दैट इज एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन दैट इज अनुकूलन, यहाँ पर अब वो चीजें अपने हिसाब से समझेगा। एसिमिलेशन चीजों को ऐड करेगा अपने दिमाग में। और एकोमोडेशन मतलब यहाँ पर होता है चेंज कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। अब इसमें आपको कैसे समझना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है, सी टेट, एमपीटेट, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहां कहीं भी एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि चीजें, इंफॉर्मेशन केवल अगर ऐड की जा रही है दैट इज एसिमिलेशन। लेकिन आपकी जो स्कीमा, अभी एक वर्ड आएगा जिसको इसी सेशन में अभी जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो स्कीमा मतलब जो हमारी नॉलेज है, हमारे माइंड में जो भी चीजें उसको हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन हो जाता है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बनकर ही एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन इक्विलिब्रेशन का एक पार्ट है, मतलब बच्चे ने चीजों को ऐड किया, फिर चेंज करा अपनी स्कीमा में, फिर जाके जो कंफ्यूजन उसके माइंड में क्रिएट हो रही थी, जब ये सब प्रोसेस हो गई तो अब एक बैलेंस बन गया, अब वो चीजों को समझ सकता है। स्कीमा यहाँ पर साइड में डायग्राम दिख रहा होगा। स्कीमा होता है पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। आपके माइंड में अलग अलग चीज का स्कीमा होता है, जैसे ये मार्कर का स्कीमा है तो आप इसको बोलोगे व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये कोई पेंसिल है, या जैसे ये डस्टर है तो ये माइंड में स्कीमा है। तो इस तरीके से स्कीमा होते हैं पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो सीटेट में पिछले पेपर्स में पूछी गई है कि पियाजे का मानना है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो डिफर करती है, थिंकिंग जो है वो डिफर करती है इन काइंड, प्रकार भिन्न हो सकता है बच्चे की सोच का, बट नॉट इन अमाउंट, मात्रा भिन्न नहीं हो सकती। ये आपसे सीटेट में भी पूछा गया। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकार कैसे भिन्न हो सकता है, मात्रा कैसे भिन्न हो सकती। ठीक है, ये पेन है, सपोज ये किसी बच्चे का फेवरेट पेन है। ठीक, तो जब ये पेन गुम हो गया तो दुख उसको हो रहा है क्योंकि वो उसका फेवरेट पेन था। और हमने कोई एग्जाम दिया जो कि एक रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम था, और हम उसके लिए बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे और किसी भी रीजन से हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक, आप दो चीजों को समझना कि ये फेवरेट पेन है बच्चे का जो, या फेवरेट टॉय है कोई भी बच्चे का जिसको वो हमेशा अपने साथ ले रहता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है, उसके लिए
पजेसिव भी है, मतलब सब चीजें हैं। वो किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करता और किसी और के साथ वो खेलता नहीं है, बस उसको वो टॉय चाहिए होता है ऑल टाइम। ठीक, ऐसे ही जो बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी रीजन की वजह से वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, तो यहाँ पर जो दुख हो रहा है उस बच्चे का फेवरेट टॉय खो जाने पर और हमारा किसी एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाने पर, तो यहाँ पर मात्रा समान रहेगी, थिंकिंग जो है वो सेम रहेगी। हम अपने आप में ये सोचेंगे हम क्यों नहीं कर पाए, हमारा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम दुखी होंगे और बच्चा भी उस टॉय के लिए बहुत दुखी होगा। बट प्रकार यहाँ पर अलग है, एक बच्चे के लिए वो टॉय और यहाँ पर हमारे लिए वो एग्जाम। बट जो दुख है या जो उस एग्जाम के लिए या उस बच्चे के बच्चे का जो उस टॉय के प्रति जो दुख है वो वहां पर सेम होगा। तो जो मात्रा है वो सेम होगी, प्याजे का ये मानना है, लेकिन प्रकार अलग अलग होगा। हमारा अगर कोई फेवरेट पेन है वो खो जाता है या कुछ खराब हो जाता है तो इतना दुख नहीं होगा, नॉर्मल है, हाँ चलो कोई नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे का फेवरेट टॉय खो जाता है तो उसको बहुत दुख होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो सी टेट और एमपी टेट दोनों में पूछा गया है। और आप सभी को पता है कि एमपी टेट के हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो सी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने स्कीमा के बारे में बात कर ली, इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन के बारे में बात कर ली, पियाजे ने किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दी, कौन कौन से वर्ड्स यूज करे उन्होंने अपनी थ्योरी में, वो बात आज हमने एक बेसिक कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में पियाजे की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, एक एक स्टेजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप ये सेशन जो है वो आप लोगों को पसंद आया हो और कोशिश यही रहती है कि आप लोग को अच्छे से समझ आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों के साथ जो लोग सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ ताकि जो लोग एमपीटेट और सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।